हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 11 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा, बट हम फिर भी एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सो आप किसको लिविंग कहते हैं? आपको कैसे पता चलता है इस टर्म का क्या मतलब है? व्हाट इज लिविंग? सो बेसिकली देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है, हमारे आसपास कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स चीजें हमें नजर आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, आपको बहुत सारे हैबिटेट्स नजर आएंगे। जैसे कि आप पहाड़ों में जाते होंगे, राइट? सो कोल्ड एरियाज हो गए, आपके फॉरेस्ट्स हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स हो गए। सो ये सारी चीजें हैं जो वाटर, एयर, इन सब से मिलकर बनी है। सो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इसमें से क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है? तो उसके लिए हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो हम बेसिकली ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हैं जो डिस्टिंक्टिव हो, जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। राइट? सो हम अगर कंसिडर करें तो हम ले लेते हैं ग्रोथ। राइट, ग्रोथ हम ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं और भी देखना चाहूँ कुछ कैरेक्टर्स जो कि मैं इसमें ऐड करूंगी, मैं मेटाबॉलिज्म डाल सकती हूँ। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेशन डाल सकती हूँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेट भी करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। सो ये सारी कैरेक्टर्स में डाल सकती हूँ टू आइडेंटिफाई लिविंग अमंग नॉन लिविंग। राइट? सो सबसे पहला मैं एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं हम, वो क्या है? ग्रोथ। ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं मास में और नंबर में। So increase in mass and increase in number is known as characteristics. ठीक है, अब ये ग्रोथ होती कैसे है? सेल डिवीजन से। अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बात करूं, जैसे कि अमीबा, अमीबा में ग्रोथ कैसे होगी? वही होगा, इसमें ये साइज में बढ़ जाएगा, साइज में बढ़ेगा, देन इट विल डिवाइड इनटू टू, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और दो न्यू अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन भी हुआ। ठीक, सो सेल डिवीजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, मल्टीसेल्युलर में भी यही होता है। मल्टीसेल्युलर में भी सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सेल डिवीजन जो है वो होता है कुछ टिश्यूज में और रिप्लेस कर देता है लॉस सेल्स को। लेकिन जो नॉर्मल सेल डिवीजन है, जो ग्रोथ है, वो तो एक सर्टेन एज तक होती है ना। राइट? प्लांट्स जो हैं दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ इज अप टू सर्टेन एज। ऐसा तो नहीं है ना लाइफ टाइम हम लोग बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, नहीं होता ऐसा। ठीक है, लेकिन हाँ, सेल डिवीजन होता रहता है कुछ टिश्यूज में, ताकि जो लॉस्ट टिश्यूज हैं उनको रिप्लेस कर सके। राइट? अच्छा, अब हम एक चीज और देख सकते हैं, जो इन विट्रो कल्चर्स होते हैं उसमें हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसमें ये की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन एक चीज की बात हम ये बोलेंगे कि इंक्रीज इन बॉडी मास, उसको कंसिडर किया जाता है ग्रोथ। लेकिन नॉन लिविंग चीजें भी तो हम मास में बढ़ती हैं। ठीक है, बॉडी मास की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं रेत लेती हूँ, मैं रेत के ऊपर और रेत डाल दूं और रेत डाल दूं और रेत डाल दूं, तो मास में तो बढ़ गया ना। तो क्या मैं उसको ग्रोथ कंसिडर नहीं करूंगी? तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके अंदर ग्रोथ जो है वो किस वजह से हो रही है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल्स। सो ये ऊपरी ग्रोथ हुई, जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ग्रोथ इंटरनल होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ग्रोथ को कंसिडर नहीं कर सकते एक मतलब एक
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन is defined as the production of new individuals of the same kind from the parents, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? नई प्रोजेनी का बनना पेरेंट्स से, ठीक। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिससे कहते हैं, तो ये भी दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बडिंग हो गया, है ना, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। लेकिन कुछ केसेस में, जैसा कि मैंने बताया अमीबा के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों सिनोनिमस है, मतलब दोनों का मीनिंग हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। मतलब अमीबा ग्रो भी सेल डिवीजन से करता है, रिप्रोड्यूस भी सेल डिवीजन से करता है, तो एक ही चीज हो गई, राइट। सो हम इन दोनों टर्म्स के बारे में बहुत क्लियर नहीं है जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें। प्लस कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हो गए। म्यूल्स पता है आपको? खच्चर को कहते हैं। ये बेसिकली हॉर्स और एस की ब्रीडिंग से बनाए जाते हैं। जब इनकी ब्रीडिंग करते हैं तो म्यूल्स बनते हैं, ठीक है। सो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, ठीक है। आपने सुना होगा जो बीज में एक क्वीन भी होती है और एक मेल भी होता है, सो बेसिकली वही लोग फर्टाइल होते हैं। फिर यहाँ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली वो चीज का भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों को ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते, टू मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई दैट द गिवन थिंग और एन ऑर्गेनिज्म ईदर इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का? So metabolism is sum total of all the chemical reactions occurring in a body of an organism, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो बेसिकली क्या हो गई वो, ये दोनों रिएक्शंस, जैसे कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ बड़ा बन रहा होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, बट कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये सब जितनी भी रिएक्शंस हैं इन सबको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाहर भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम्स के अंदर, लेकिन इनको हम फिर लिविंग रिएक्शंस नहीं कहें। इनको फिर हम सेल फ्री सिस्टम में जब हम देखेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, हम लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं। रिएक्शंस तो होंगी लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं लाइफ फॉर्म्स। किसको बोल सकते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सेल का बना हो, तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या होता है कॉन्शियसनेस? वी ऑल आर कॉन्शियस, है ना। हम लोग अपनी सराउंडिंग्स, अपनी एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है हमारे अंदर, राइट। सो इसीलिए हम लोग क्या हो गए? कॉन्शियस हो गए। प्लांट्स भी अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना। आपने देखा ही होगा जो प्लांट्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर। अगर कोई प्लांट है उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करके रख दें तो वो लाइट की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, सबको ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सो प्लांट्स भी क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सारे ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट,
ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं केमिकल्स जो हमारी बॉडी को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बींग्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने बारे में भी सेल्फ कॉन्शियस है, अवेयर है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है जो शायद किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखती है। क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स पर अगर हम आते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना फिर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जो कोमा में है, ठीक है। ऑल्दो वो ब्रेन डेड है, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको रिप्लेस किया है मशीन्स ने। उनका हार्ट और लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, मतलब वो बेसिकली मशीन्स पर सपोर्टेड है, राइट। सो ब्रेन डेड है तो अपना कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ठीक है। सो बेसिकली ये चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक। अब एक और चीज आती है, वो क्या होता है? इंटरैक्शन, ठीक है। आपको पता है कि जैसे एक हायरार्की होती है, ठीक है, देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनल्स बने, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनल्स कंबाइन होके सेल बने, सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज बने, टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। ये पूरी हायरार्की है। तो जो कैरेक्टर्स, जो प्रॉपर्टीज एक ऑर्गेनल के अंदर होंगी वो कैरेक्टर्स मॉलिक्यूल्स में नहीं होंगी। तो मॉलिक्यूल्स जब इंटरैक्ट किए होंगे एक दूसरे से तब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनल्स के पास आई होंगी, राइट। सो ये सब क्या है? बेसिकली इंटरैक्शन होता है अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स और द वेरियस सेल्स और द वेरियस टिश्यूज जो इंटरैक्ट करके एक हायर लेवल बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं क्या कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर मैं डिफाइन कर दूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बोलूंगी उनके लिए। क्या? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स जो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। क्लियर हो गया? सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स चाहे वो आज हों, कल थे या कल होंगे, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे? जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। तो सबका जेनेटिक मटेरियल शेयर है और ऑल्दो डिफरेंसेस हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल कैरी करते आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई हो। बहुत सिंपल था। अगर आपको कुछ भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।